नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। खबरों की शुरुआत करते हैं बंगाल में चल रहे एसआईआर विवाद से, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी अब विवाद की वजह बन गई है। 4 फरवरी को ममता बनर्जी खुद कोर्ट में पेश होकर बहस करने वाली पहली मौजूदा मुख्यमंत्री बनी थी। इसी बीच एक जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने देशभक्ति और संविधान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान वी द पीपल से शुरू होता है, न कि किसी धर्म से। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर भी निशाना साधा। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान कनेक्शन और विदेशी एजेंसियों से संबंध का दावा करते हुए असम सरकार ने मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया है। इसी के साथ अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जापान और अमेरिका के साथ बड़ी ट्रेड डील कर ली है। आपको बताते चलें कि 12 फरवरी 2026 को होने वाले आम चुनाव से पहले माहौल गरमाया हुआ है। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद देश लौटे और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी बगावत और बागी उम्मीदवारों की वजह से बीएनपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जापान चुनाव में पीएम तकाइची की हुई बड़ी जीत। उनकी पार्टी ने 465 में से 316 सीटें जीती। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी बधाई। बांग्लादेश में चुनाव प्रचार के दौरान जमात और बीएनपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प, 50 लोग हुए घायल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से नजदीकी बढ़ाना चाहता था यौन अपराधी एप्स्टीन, नए दस्तावेजों से हुआ खुलासा। रूस की मदद करने का दिया था ऑफर। टेक्नोलॉजी का गुलाम न बने, तकनीक के जरिए क्षमता को विकसित करें, पढ़ने के साथ लिखित प्रैक्टिस करें। परीक्षा पे चर्चा के दौरान बोले प्रधानमंत्री मोदी। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को हुआ गले में इन्फेक्शन और बुखार, पुणे के अस्पताल में किए गए भर्ती। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी अब विवाद का कारण बन गई है। नई याचिका में इसे संवैधानिक रूप से गलत बताया गया है। इस वीडियो में जानिए पूरा मामला, याचिका में क्या कहा गया और आज की अहम सुनवाई से क्या असर पड़ सकता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी अब एक नए विवाद की वजह बन गया। 4 फरवरी को ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर बहस करने वाली पहली मौजूदा मुख्यमंत्री बनी थी। उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है और राज्य को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ममता ने आरोप लगाया था कि इस प्रक्रिया के जरिए लोगों के मताधिकार को कमजोर किया जा रहा है, इसीलिए कोर्ट को इसमें तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन अब उनकी इसी पेशी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक नई एप्लीकेशन दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना संवैधानिक रूप से गलत और कानूनी रूप से अनुचित है। इस याचिका में तर्क दिया गया है कि यह मामला किसी व्यक्ति का निजी विवाद नहीं है, बल्कि राज्य सरकार, चुनाव आयोग और संविधान से जुड़ा गंभीर विषय है। ऐसे में मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर नहीं, बल्कि राज्य सरकार के अधिकृत वकीलों के माध्यम से ही कोर्ट में पक्ष रखना चाहिए था। याचिका में ये भी कहा गया कि एसआईआर प्रक्रिया सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक ढांचे और चुनाव आयोग के साथ उसके संवैधानिक संबंधों को प्रभावित करती है। इसीलिए इस तरह के मामलों में मुख्यमंत्री का निजी तौर पर पेश होना संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ माना जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि ममता बनर्जी की याचिका में हस्तक्षेप की अनुमति दी जाए और इस पहलू पर भी गंभीरता से विचार किया जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा है। इससे पहले 19 जनवरी को कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए और आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सोमवार यानी आज इस मामले पर अहम सुनवाई होने जा रही है, जिसमें ममता बनर्जी की याचिका भी शामिल होगी। एसआईआर को लेकर शुरू हुआ ये मामला अब संवैधानिक बहस में बदलता जा रहा है। एक और मुख्यमंत्री से लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रही हैं, तो दूसरी ओर इसे नियमों और संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन माना जा रहा है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगा।
तेलंगाना की जनसभा में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देशभक्ति, धर्म और संविधान को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि असली राष्ट्र प्रेम पूजा पाठ नहीं बल्कि संविधान का सम्मान करना है। इस रिपोर्ट में जानेंगे ओवैसी के बयान, भारतीय जनता पार्टी पर उनके हमले और करीमनगर की स्थानीय समस्याओं पर उनकी पूरी बात। क्या देशभक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ और धार्मिक नारे हैं, या फिर संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना ही असली राष्ट्र प्रेम है? इसी सवाल को उठाते हुए तेलंगाना में एक जनसभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने देश की राजनीति में चल रही बहस पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और इसकी शुरुआत वी द पीपल से होती है, न कि किसी धार्मिक पहचान से। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि संविधान की प्रस्तावना आजादी, समानता, न्याय और भाईचारे की भावना को मजबूत करती है और यही देश की असली ताकत है। ओवैसी ने बताया कि संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, इसीलिए किसी एक धर्म को देशभक्ति से जोड़ना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि अगर पूजा पाठ को ही राष्ट्रवाद का पैमाना बना दिया जाए तो फिर उन स्वतंत्रता सेनानियों को क्या जवाब दिया जाएगा जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उन्होंने बहादुर शाह जफर और यूसुफ मेहर अली का उदाहरण देते हुए कहा कि इन लोगों ने बिना किसी धार्मिक पहचान के भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया था। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि देशभक्ति का असली मतलब संविधान का सम्मान करना और सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देना है। इस दौरान ओवैसी ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने रूस से तेल आयात को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब विदेशी ताकतें भारत के आर्थिक फैसलों पर दबाव बना रही थी तब बीजेपी का राष्ट्रवाद कहा था। उन्होंने दावा किया कि भारत ने रूस से तेल खरीद कम कर दी, जबकि चीन ने सस्ता तेल खरीदकर इसका फायदा उठाया, जिससे देश के हितों को नुकसान हुआ। ओवैसी ने अपने भाषण में करीमनगर की स्थानीय समस्याओं को भी उठाया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी घोषित होने के बावजूद शहर में सड़क, जल निकासी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं अब भी कमजोर हैं। खासतौर पर मुस्लिम इलाकों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर बिना पूरी प्रक्रिया के घर गिरा दिए गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। अंत में ओवैसी ने जनता से अपील की कि वो चुनाव में सोच समझकर फैसला लें। उन्होंने कहा कि ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन न करें जो बाद में दल बदलकर जनता के भरोसे को तोड़ दें। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि देश की असली पहचान उसकी विविधता, भाईचारे और संविधान में है और इन्हीं मूल्यों की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। असम की राजनीति में मचे बड़े तूफान के बीच कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने देश भर में हलचल मचा दी। पाकिस्तान कनेक्शन, विदेशी एजेंसियों से संपर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दावों के बाद मामला अब सीधे गृह मंत्रालय तक पहुंच गया। तो इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि क्या है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कनेक्शन, विदेशी एजेंसियां, पत्नी पर गंभीर आरोप और अब मामला सीधे गृह मंत्रालय तक। असम की राजनीति में ऐसा तूफान क्यों आया है? कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा ने इतने बड़े आरोप क्यों लगाए हैं? आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की पूरी कहानी। असम सरकार ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से जुड़े कथित पाकिस्तान कनेक्शन मामले को अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है। इस फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला राज्य स्तर से आगे निकल चुका है और इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों से करवाई जाएगी। सीएम शर्मा ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कॉल्बर्न की मौजूदगी भारत की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह हो सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एलिजाबेथ का ओसीआई और वीजा रद्द करने की मांग करेगी। शर्मा के मुताबिक एलिजाबेथ का संपर्क पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख से था, जो कथित तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़ा रहा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि एक पाकिस्तानी फर्म ने एलिजाबेथ को नौकरी दी, बाद में उन्हें भारत ट्रांसफर किया गया। वो भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा करती थी। ये जानकारी अली तौकीर शेख को भेजी जाती थी, इसके बदले उन्हें सैलरी दी जाती थी। सीएम ने यह भी कहा कि अली तौकीर शेख 2010 से 2013 के बीच 13 बार भारत आया था और उसका मकसद भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव बनाना था। मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा ने गौरव और उनकी पत्नी पर कुल 10 गंभीर आरोप लगाए, जिनमें शामिल हैं आईबी सूत्रों से जानकारी जुटाना, चुनावी हलफनामे में पाकिस्तानी बैंक खाते का जिक्र नहीं, एफसीआरए नियमों का उल्लंघन, कई बार पाकिस्तान की यात्रा, केवल अटारी बॉर्डर से आना जाना, शादी से पहले गुपचुप पाकिस्तान जाना, वीजा नियमों का उल्लंघन करना,
असम पुलिस को यात्रा की जानकारी नहीं देना, पाकिस्तान में रहते हुए डिजिटल साइलेंट रहना, लौटकर संसद में रक्षा और परमाणु षड्यंत्रों पर सवाल उठाना। सीएम का दावा है कि ये सभी बातें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। हिमंता शर्मा ने कहा कि अभी तक गौरव गोगोई से पूछताछ नहीं की गई क्योंकि वो मौजूदा सांसद हैं और उनके पद की गरिमा का सम्मान किया गया है। उन्होंने कहा, अगर अभी गिरफ्तारी की गई तो मुझ पर चुनाव से पहले राजनीति करने का आरोप लगेगा, इसीलिए सरकार ने मामला केंद्र को सौंपने का फैसला किया है। सीएम ने कहा कि एसआईटी जांच अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बिना केंद्र की मदद के आगे बढ़ना असंभव है। इन आरोपों पर गौरव गोगोई ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद को मीडिया के सामने शर्मिंदा किया है। गौरव ने कहा कि अगर मेरी पत्नी आईएसआई एजेंट है तो मैं रॉ एजेंट हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब ध्यान भटकाने की राजनीति है। असम कांग्रेस अध्यक्ष ने भी सीएम शर्मा पर पलटवार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि हिमंता परिवार ने कथित तौर पर 4000 एकड़ जमीन कैसे हासिल की। उन्होंने कहा कि भविष्य की कांग्रेस सरकार इन जमीनों को गरीबों में बांटेगी। आपको यहां पर बताते चले कि एलिजाबेथ कॉल्बर्न एक ब्रिटिश नागरिक है। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। उनकी मुलाकात गौरव से 2010 में यूएन इंटर्नशिप के दौरान हुई थी। 2013 में दोनों की शादी हुई और उनके 2 बच्चे हैं। वो कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं और फिलहाल एक कंसल्टिंग कंपनी में सीनियर एडवाइजर हैं। इस पूरे मामले के बाद असम की राजनीति में भारी उथल पुथल मच गई। एक ओर सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बता रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्यवाही मान रही है। मामला अब राज्य से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। चुनाव से पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जापान और अमेरिका के साथ बड़ी ट्रेड डील कर देश की डूबती अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट में जानेंगे भारत अमेरिका समझौते के बाद बांग्लादेश की नई रणनीति, गारमेंट सेक्टर पर इसका असर और इन समझौतों से देश को कितना फायदा हो सकता है। क्या चुनाव से पहले बांग्लादेश ने भारत के आर्थिक दाव को मात देने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है? क्या अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने देश की डूबती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आखिरी और सबसे बड़ा कदम उठा लिया है? दरअसल 12 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले बांग्लादेश ने दुनिया की 2 बड़ी आर्थिक ताकतों जापान और अमेरिका के साथ अहम व्यापार समझौते कर लिए। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के बाद बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर बड़ा खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि अमेरिकी बाजार में भारतीय टेक्सटाइल को भारी राहत मिल गई थी। इससे बांग्लादेश को बड़ा झटका लगने की आशंका थी, लेकिन यूनुस सरकार ने समय रहते नई रणनीति बना ली। पिछले हफ्ते बांग्लादेश ने जापान के साथ अपना पहला इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि ईपीए साइन किया, जिससे देश के निर्यातकों को लगभग 97% तक ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को होगा, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इसके साथ ही सरकार जापानी कंपनियों को ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश के लिए आकर्षित करना चाहती है, ताकि देश में रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश जल्द ही एलडीसी यानी कि कम विकसित देशों की श्रेणी से बाहर होने जा रहा है। वहीं चुनाव से ठीक 3 दिन पहले बांग्लादेश अमेरिका के साथ भी एक बड़े ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। इस समझौते के तहत अमेरिकी कॉटन से बने गारमेंट्स पर टैक्स में बड़ी छूट मिलेगी और रेसिप्रोकल टैरिफ को और कम किया जाएगा। इसका सीधा फायदा बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को होगा, क्योंकि अमेरिका को होने वाले उसके करीब 95% निर्यात में कपड़े शामिल हैं। गौरतलब है कि पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने बांग्लादेशी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाया था, जिसे बातचीत के बाद कम किया गया। इसके बदले बांग्लादेश ने अमेरिका से ज्यादा गेहूं, कपास, गैस और विमान खरीदने का वादा किया है। चुनाव से पहले यूनुस सरकार ने जापान और अमेरिका के साथ समझौते करके अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा देने की कोशिश की है। हालांकि देश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और चुनाव के बाद बनने वाली सरकार की दिशा पर यह निर्भर करेगा कि ये डील बांग्लादेश के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि यूनुस सरकार ने चुनाव से पहले आर्थिक मोर्चे पर बड़ा दांव खेला है। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 के आम चुनाव से पहले सियासी माहौल बेहद गर्म है। तारिक रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कई चुनौतियों का सामना कर रही है।
बागी उम्मीदवारों, गठबंधन राजनीति और बदले समीकरणों के बीच ये चुनाव अहम माना जा रहा है। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होने वाले आम चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल पहले से ज्यादा गर्म है और ये आसान नहीं दिख रहा है, खासकर तारिक रहमान की अगुवाई वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के लिए। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान, जो 17 साल के निर्वासन के बाद देश लौटे हैं, चुनावी राजनीति में अपनी पार्टी को मजबूती से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राह बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि पार्टी को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ी मुश्किल ये है कि बीएनपी के अंदर ही कई बागी उम्मीदवार हैं जो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी के वोटों को साझा कर सकते हैं। इससे बीएनपी की स्थिति कमजोर होने का डर है। सबसे बड़े विपक्षी दल अवामी लीग और उसकी नेता शेख हसीना को चुनाव से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। बीएनपी और अन्य पार्टियों के बीच मुकाबला तेज है। खासकर जमाते इस्लामी के बाद गठबंधन की राजनीति भी चुनाव की दिशा तय कर सकती है। बीएनपी के सामने ये चुनौती भी है कि ये मतदाताओं को अपने एजेंडे पर विश्वास दिला सके। इसी बीच तारिक रहमान ने रैलीज और विपक्षी उम्मीदवारों के साथ बातचीत के जरिए अपनी पार्टी की कोशिशें तेज कर दी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता प्राप्ति का मामला नहीं रह गया है, बल्कि बांग्लादेश की लोकतांत्रिक दिशा, युवाओं की भूमिका और बड़ी राजनीतिक ताकतों के बीच सामरिक स्थिति का फैसला भी तय करेगा। बीएनपी को मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करनी है, बागियों का प्रभाव रोकना है और अलग अलग राजनीतिक समूहों के बीच तालमेल बनाना है, ताकि ये चुनाव में बेहतर परिणाम हासिल कर सकें। बांग्लादेश के इस होने वाले चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इन तमाम खबरों के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।